ये वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी के कार्यक्रम में जो हम दूसरा व्याख्यान करते हैं, ये सांसारिक होता है। सांसारिक का मतलब है कि प्रैक्टिकल, जो हमारे समाज में हो रहा है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर केवल अध्यात्म की बात बताओ तो लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। वो कहते हैं वो तो सुन लिया, उसके बाद ये दुनिया होती है पूरी थर्ड क्लास, अब इसको कैसे अप्लाई करें, तो दे आर अनएबल टू अप्लाई इट। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों के सामने सांसारिक बातें भी की जाएं। सांसारिक बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो दो बिंदु होते हैं। किसी भी मानव जीवन में दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके इर्द गिर्द उसका जीवन बीतता है, और जिसके इर्द गिर्द अगर उसको वो कायदे से मैनेज कर ले तो वो सफल होता है। ये दो बिंदु होते हैं, समय और धन, टाइम एंड मनी। जो व्यक्ति इन दो बिंदुओं को बहुत कायदे से मैनेज कर लेता है वो एक पीक सक्सेस पे पहुंच जाता है। अगर इन दो चीजों को आपने 15-20 साल में मैनेज कर लिया तो आप 15-20 साल में लेजेंड बन जाते हैं। कुछ लोग 40-50, कुछ लोग 60-70, इस तरह से लोग सीख पाते हैं। तो ये टाइम और मनी मैनेजमेंट के बारे में, तो मैं टाइम का मैनेजमेंट आज नहीं बोलता हूं, मैं आज मनी मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि मैंने देखा कि मनी से सब लोग अफेक्टेड हैं, और मनी एक ऐसी चीज है जो हर एक को जरूरत है इसकी, कोई आदमी ऐसा नहीं है। और मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। अगर ये कहा जाए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोटिवेशन किस चीज से मिलता है, तो ये मोटिवेशन मेरी बातों से नहीं, ये बात गलत है कि मोटिवेशन के लिए किसी गुरु की जरूरत है। सबसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है मनी से। अगर ये पता लग जाए कि इस कार्य में पैसा मिल रहा है तो वो आदमी को बताने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे उस कार्य की ओर आकर्षित हो जाता है। लेकिन हम में से ज्यादा हासिल की जा सकती है, या जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, या जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति बना जा सकता है। क्या गलतियां करते हैं हम लोग? हम लोग जब मनी को मैनेज करते हैं तो हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? जैसे ही हम पैसा कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी, कम से कम हमारे देश में, ये होती है कि हमें खाना पीना है। हम खाने पीने पे बहुत खर्च करते हैं। खाने पीने के बाद हम क्या करते हैं? खाने पीने के बाद ये होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट, कि हमारी फैशन, हमारे वस्त्र, हमारी कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, ये सब पूरी हो जाए। जब ये पार्ट पूरा हो जाता है तब हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम एंटरटेनमेंट करें। एंटरटेनमेंट, फूड भी एंटरटेनमेंट होता है, जो अभी दो चीजें बताई ये भी एंटरटेनमेंट का ही पार्ट है। एंटरटेनमेंट में होटल जाना है, जो सक्षम है उसको 5 सितारा होटल जाना है, जो नहीं है उसको ढाबे जाना है, लेकिन जाना है, अपने हिसाब से काम करना है। मॉल्स जाना है, सिनेमा देखना है, घूमने जाना है। घूमने जाने के लिए शहर के अंदर भी जाना है, शहर के बाहर भी जाना है, जो सक्षम है विदेश जाना है। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से ये प्रायोरिटी आ गई, तो ये एंटरटेनमेंट आ गई। अब एंटरटेनमेंट के बाद प्रायोरिटी क्या होती है कि एक गाड़ी हो जाए बढ़िया सी, उसके बाद प्रायोरिटी होती है एक मकान हो जाए, कुछ जायदाद हो जाए। उसके बाद जो लेडीज हैं उनकी प्रायोरिटी होती है हमारे पास कुछ जेवर हो जाए। जो जेंट्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी होती है कि कुछ और नशा भी कर लिया जाए, कि स्मोकिंग कर ली जाए, अल्कोहल ले लिया जाए, कुछ लोग ड्रग्स करते हैं, तो ये वो भी एक पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट हो जाता है। और लेडीज में भी एक जेवर को मैं एंटरटेनमेंट मानता हूँ। क्यों? लॉजिक होती है कि अपनी आगाही के लिए एक लेडी जेवर लेती है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 99.9% केसेस में शायद ही कोई लेडी बुरे वक्त में अपने जेवर बेचती हो। वो जेवर बेच करके दूसरा जेवर लेती है, लेकिन जेवर बेच करके खाना खाती हो ये मैंने नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन लॉजिक यही होती है कि ये आगाही है, और ये कह के घर में आदमियों को कन्विंस किया जाता है और जेवर आते हैं। ये एक डेड इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि कार खरीदना भी एक तरीके से डेड इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन
कार तो फिर भी यूटिलिटी की चीज है, वाहन है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो ठीक है कि वो मनी मल्टीप्लाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसकी यूटिलिटी है। अब ये जो सारी प्रायोरिटीज हैं, इसमें कहीं भी दो तीन चीजें नहीं आती हैं। जहां आप हेल्थ की बात करते हो तो हेल्थ की बात में चैरिटी आ जाती है। मैंने जाने कितने सीनियर सिटीजन को देखा है, वो देखते हैं कि कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल मिल जाए, कोई काम मुफ्त में हो जाए, कहीं कंसेशन मिल जाए। हेल्थ इज द लास्ट प्रायोरिटी। दूसरा डिपार्टमेंट जो नेग्लेक्टेड है वो है एजुकेशन। एजुकेशन केवल वही नहीं है जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को तो एक झोपड़ी वाला भी पढ़ाता है, उसे एजुकेशन है वो, लेकिन एजुकेशन के और भी बहुत सारे मायने होते हैं। अब वो पढ़ा करके उसका एम रहता है एक डिग्री दिलवाना अपने बच्चे को, और एक डिग्री मिल जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी। तो वो एजुकेशन होती है केवल डिग्री के लिए और इनडायरेक्टली मनी अर्निंग के लिए। वो किसी व्यक्ति को योग्यता हासिल करने की एजुकेशन हो, ऐसा नहीं होता। तो ये जो शिक्षा जो योग्यता हासिल करवाती है, इसके लिए कहीं भी बजट में प्रोविजन नहीं होता है। कहीं किसी से कहिए कि कोई सेमिनार हो रहा है, वर्कशॉप हो रही है, अखबार हैं, मैगजीन हैं, किताबें हैं, तो वो एकदम लास्ट प्रायोरिटी होती है। मैंने एक मॉल में देखा, वहां पे किसी ने एक किताब की दुकान खोल दी और 1 साल तक मैं देखता रहा कि उस किताब की दुकान पे कोई व्यक्ति ही नहीं जाता था। खाने की दुकान पे भयंकर भीड़ रहती थी और किताब की दुकान पे एक आदमी नहीं जाता था। और 1 साल में वो किताब की दुकान छोटी सी गुमटी में तब्दील हो गई और उसके भी 1 साल बाद वो भी गायब हो गई। ये बताती हैं हमारी प्रायोरिटीज। अब मैं इसी प्रायोरिटी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं आपकी सहायता के लिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशन चली आ रही होती है, हम उस वही माइंडसेट बना लेते हैं। हम माइंडसेट बना लेते हैं कि हम नौकरी मिल गई तो हमें घूमने जाना है, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। हम एक माइंडसेट में रहते हैं और उसी में हम प्लेजर लेने लगते हैं। हमें असली चीज का पता ही नहीं होता। तो अगर असली चीज की जानकारी हो जाए तो वो ज्ञान आने से हमारे नेत्र खुल जाते हैं, तो हम फिर दूसरी चीज में मजा लेने लगते हैं। वही एक थॉट प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि खाना पीना है, आप देखिए कि अपने देश में सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि किसी तरह से खाना पीना, हम बढ़िया से बढ़िया खाना खाएं। चाहे घर में हो तो हमको घी की चीजें, आज ये डिश आज वो डिश, चाहे बाहर जाना है होटल में तो ये खाना वो खाना। फूड इतना बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है कि आप सड़क पर समोसे, कचौड़ी, बाटी चोखा से लेकर 5 स्टार होटल तक कहीं भी आपको ऐसा नहीं होगा कि भीड़ ना हो। लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर एंटरटेनमेंट की है तो वो फूड इंडस्ट्री है। आप देखिए हर 2 कदम पे एक होटल होता है। ये अपने देश में, विदेशों में नहीं होता है। मैं एक बार मलेशिया का मैं उदाहरण बताऊं, कुआलालंपुर में बहुत बड़ा मॉल, 2 मॉल, पूरा मॉल सब घूम लिए और वहां पर एक भी फूड जॉइंट मुझे नहीं मिला, नॉट इवन अ सिंगल। और जो हमारा ग्रुप था वो ढूंढ रहा था तो किसी ने बताया कि फलानी जगह जाइए तो एक कॉर्नर पे शायद कॉफी है। तो ये एक कल्चर का डिफरेंस है। हो सकता है कि हमारे कंडीशंस पहले ऐसी रही हों कि हमें फूड ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब इससे नुकसान क्या होता है? आप ये कह सकते हैं कि यार फूड ले रहे हैं तो यार हर्ज क्या है? हर्ज बहुत है। एक तो रेगुलर बेसिस पे आप ये रिच फूड लेते लेते अपने को मोटा और बीमार बनाते चले जाते हैं। तो पहले आप फूड में पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद आप जब आप बीमार पड़ते हैं, बीमारी में आपको डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट डिजीज होगी, थायराइड होगी, मोटापे से आपके नी जॉइंट्स खराब होंगे, ये सारी चीजें होनी है। फिर उसमें खर्चा करना है। यानी कि हर महीने आप 20% सेविंग खाने पे जो कर सकते थे वो 20% आप ज्यादा से खर्च कर रहे हैं और करीब 20 साल के बाद आप लाखों रुपया खर्च करने वाले हैं अपनी बीमारियों पर। बड़ी आसानी से आप ये 20% पैसे बचा सकते हैं क्योंकि जो फूड न्यूट्रिशियस होता है वो बहुत सस्ता होता है।
ये बड़ी अजीब सी बात है। ईश्वर हमको यहाँ भेजते हैं पृथ्वी पे तो वो इंतजाम करके भेजते हैं। ये हम हैं जो हमको पिज्जा बर्गर पसंद आता है और महंगे महंगे केक्स पेस्ट्रीज पसंद आती हैं, ये हमने बना रखा है। लेकिन ईश्वर ने नहीं कहा। आप एक फल आम होता है, सुना है कि कोई भी व्यक्ति होता हो इलाके में जिसने आम ना खाया हो, चाहे गरीब से गरीब होगा लेकिन उसको आम मिल जाता है, 10 रुपए किलो हो जाता है लास्ट में। ठीक, अमरूद सुना होगा 10 रुपए किलो मिलता है, 15-20 रुपए किलो मिलता है। तो अगर आप आम, अमरूद और पपीता और केला इस टाइप की चीजें देखें, या दूध दही इस टाइप की चीजें देखें, दाल चावल रोटी सब्जी देखें, मौसम की सब्जी देखें, जाड़े में गाजर मटर कितनी सस्ती होती। तो जो न्यूट्रिशियस चीजें होती बहुत सस्ती होती, और वो सबसे बड़ी बात यह कि वो आपको हेल्दी भी रखती है। तो अगर आप फूड के प्रति ये जो लालच है, ग्रीड है, ये जो जुबान की ईश्वर ने नहीं करी है, आप ही ने बनाई ये सारी डिशेस और फूड, ये तरह तरह की आपने जो बनाई है, अगर ये ग्रीड कम कर दें, एक दो बार खा लिया, बार बार खाने से क्या फायदा है। तो एक दो बार आपने टेस्ट ले लिया, देखा कुछ नहीं है, जो नेचुरल चीजें ज्यादा टेस्टी है, तो आप फूड पे इन्वेस्टमेंट 20% घटा सकते हैं। और वो 20% ही नहीं, उसके बाद जो आप बीमार होने हैं जो आपको मालूम नहीं है, आप सीधे 40-45 पे डॉक्टर के वहां जाना शुरू कर देते हैं। ब्लड प्रेशर हो गया है, डायबिटीज हो गई है, अब हार्ट डिजीज हो गई है, अब एंजियोप्लास्टी करानी है, अब ऑपरेशन कराना है। स्टेटस सिंबल हो गया है ये, बीमार होना भी स्टेटस सिंबल हो गया। तो आप लाखों रुपए, आप पहले तो आप हजारों रुपए महीने में खर्च करते हैं, बाद में लाखों रुपए खर्च करते हैं। इस तरीके से आप 20% सेविंग मैंने आपको ये बता दी। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी क्या होती है कि वो घर में सब लोग कह रहे हैं कि होटल जाना है, घूमने जाना है, मॉल जाना है और विदेश जाना है। ठीक है, यदा कदा ठीक है, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे आप देखिए कि वीकेंड्स पे लोग यही काम करते हैं। वो सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प में यकीन ही नहीं करते। जो माइंड एंटरटेनमेंट सीकिंग माइंड होता है वो अनहैप्पी माइंड होता है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप मॉल जाएंगे, अगर आप खुश हैं, अपने अंदर आपके एंटरटेनमेंट है, तो कोई जरूरत ही नहीं है मॉल जाने से। मेरा तो दम घुटता है भाई, मैं तो जाता हूं तो मुझे तो 2 मिनट बाद लगता है किसी तरह से बाहर आ जाऊं, वहां की कल्चर देख करके। कुछ नहीं है, वो भीड़ है और एक रैट रेस है, इसको समझना होगा और वो खुशी अपने अंदर लानी होगी। और आप देखिए कि जैसे ही आप अंदर मुड़ते हैं और अंदर आप अपनी कंपनी एंजॉय करने लगते हैं, अपनी कंपनी, तब आपको ये नहीं लगता है कि 10 दोस्तों को फोन किया कि तुम चले आओ। मॉल जाना ही जरूरी नहीं है, आपने 10 दोस्तों को फोन करके बुला लिया, साथ में बैठ कर खाना पीना शुरू कर दिया, वो भी दैट इज इक्विवेलेंट टू गोइंग टू मॉल। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी कंपनी एंजॉय करना सीखिए। खुद कैसे खुश हुआ जाता है, अपना डेवलपमेंट करके कैसे खुश हुआ जाता है, उसके लिए क्या करना है, एक एम डेवलप करना है, एक उद्देश्य, उद्देश्य में जुनून, उद्देश्य में क्रिएटिविटी। तो आपको उससे इतना एंजॉयमेंट मिलेगा कि कोई आपसे कहे कि फ्री फंड में पिक्चर जानी है, मॉल जानी है, तो आप उसको तुरंत मना कर दो। आप कहोगे यार ये काम करना है, कैसे जाएं? तो आप उसमें कम से कम आप 10% पैसे बचा सकते हैं, 10%। इसके बाद आता है नशा पानी। अब नशा पानी कैसे आपकी इकोनॉमी खराब करता है कि आप शराब जो पीते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक व्यक्ति से मिला, वो बहुत अल्कोहलिक थे। अल्कोहल का खर्चा उनका था 10 से 12 हजार रुपए पर मंथ, सबसे सस्ती शराब पीने के बाद, महंगी होती तो बहुत ज्यादा होता। 10 से 12 हजार रुपए अल्कोहल के, और अल्कोहल के साथ स्नैक्स और नॉनवेज का खर्चा था उनका 5 हजार रुपए। और उसके बाद वो जो सिगरेट पीते थे और जो पान खाते थे, पान मसाला खाते थे, और महंगा पान जिसमें तंबाकू डाल के खाते थे, उसका खर्चा था 5 हजार। तो 20-22 हजार रुपए पर मंथ। इसके अलावा कभी कभार वो क्लब जाते थे, बाहर जाते थे, यानी कि 25,000 पर मंथ ये खर्चा था उनका नशे पे। और ये खर्चा उतना ही नहीं है, 25,000 को अगर आप 12 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30 लाख पर ईयर आया। 30 लाख रुपए, नहीं कितना है, 3 लाख रुपए
1 साल में खर्च हुए। अब आप सोचिए कि जब ये 15 साल ये काम कर लेंगे तो 15 या 45 लाख रुपए इन्होंने खर्च कर लिए, तब इनका लिवर, लंग्स और हार्ट में से कोई एक ऑर्गन जाएगा, और जो ऑर्गन जाएगा उसको ठीक या ना ठीक करने के लिए कम से कम ये 6-7 लाख रुपया खर्च करेंगे, वो जोड़ लीजिए। और उसके पहले नहीं ठीक होंगे तो जो अंत समय के पहले जो दवाएं सब खर्च करेंगे वो 2-4 लाख की। तो ये इकोनॉमी आई 60-70 लाख रुपए की। ये वो व्यक्ति है जो 60-70 हजार रुपए महीने कमाता है। तो 60-70 हजार रुपए महीने कमाने वाले व्यक्ति के बारे में 60-70 लाख रुपए वो खर्च करेगा अंत समय तक। जब मैंने इस व्यक्ति से कहा कि एक जिम ज्वाइन कर लो, तो इसने कहा देखिए साहब, हम लोग उतने अमीर नहीं है जो जिम जाए। कैन यू इमेजिन कि उसने 1000 रुपए पर मंथ की मेंबरशिप के लिए बोला कि हम अमीर नहीं है। आप लोगों की बात अलग है, स्ट्रेंज। और उससे क्या होना था, केवल 12,000 रुपए साल खर्च होने थे, बाद वाले भी बीमारी के पैसे नहीं खर्च होने थे, किसी भी तरीके के पैसे नहीं खर्च होने थे। अगर उसमें 15 से गुणा कर लीजिए तो बहुत ही 1-2 लाख रुपए का खर्चा है। तो आप 60-70 लाख और 1-2 लाख, और ऊपर से आप हेल्दी, और आप आकर्षक, और आप निरोग, और जीवन आप जी रहे हैं बढ़िया। तो बड़ा अजीब सा फंडामेंटल है, उनको समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं कि जिम अमीर लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक, इसको अगर किसी व्यक्ति ने समझ लिया इस इकोनॉमिक्स को, और अगर उसने इसमें इंडल्ज नहीं किया, तो वो 20 या 10 नहीं, वो तो 30-40% पैसे बचा सकता है पर मंथ के। तो मैंने ये चीज बता दी, 20% वो बताया, 10% वो बताया। मतलब जो मैं फिजूल खर्ची में से जो मैं रिडक्शन कर रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, इनकम का रिडक्शन नहीं बोल रहा हूँ। तो 20% खाने पे कम किए, 10% उस पे कम किए, और 30% ये नशेखोरी पे कम किए। उसके बाद हम लोग की आदत होती है बहुत सारी चीजों में फिजूल खर्च करने की, कि हम बहुत महंगे महंगे मोबाइल लें, महंगी कार लें, महंगे टीवी लें, लेकिन अगर उनसे कह दिया जाए कि एक बढ़िया सी किताब ले लो, तो कहते हैं यार अफोर्ड नहीं कर सकते, यार 700 रुपए की किताब यार अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर उनसे कह दिया जाए कि अपने घर में एक लाइब्रेरी बना लो, तो कहेंगे लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी क्या करेंगे यार, लाइब्रेरी चले जाएंगे जैसा भी हो। तो आजकल मैंने देखा कि मैंने झुग्गी झोपड़ी वालों तक को देखा कि इतना महंगा मोबाइल लेते हुए कि जो मैं नहीं समझता कि उतना मोबाइल, उसकी आधी कीमत का भी मोबाइल बड़े बड़े लोग अफोर्ड कर पाएंगे, ये सोचिए। तो ये जो हम वस्त्रों और ये वस्तुओं पे खर्च करते हैं, वस्त्रों पे भी देख लीजिए। वस्त्रों में क्या है कि लेडीज को बड़ा ऑब्सेशन होता है, 100-200 साड़ियां, 10-20 चप्पलें, फुटवेयर्स, ये सब काम नहीं आती हैं, फैशन बदलती रहती है। अगर आपके पास 5-7 जोड़ी कपड़े हैं, आदमी औरत दोनों, 5-7 जोड़ी, और फैशन के अनुसार हैं, वेट करिए, ये 5-7 जोड़ी कर लीजिए, 1 साल बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर से ले लीजिए। लेकिन ये हवस होना कि मेरे पास 100 जोड़ी हो जाए, 50 जोड़ी हो जाए, कोई नई चीज आई है भाग के जाके खरीद लिए, ये बड़ा गलत एटीट्यूड है। इससे आप बहुत भयंकर एक्स्ट्रावेगेंस करते हैं। कोई शादी किसी बहुत दूर किसी रिश्तेदार की हो रही होगी, खर्चा उस घर में हो रहा होगा कि आप 50-50 हजार रुपए कहिए उसमें आ जाए। एक और पॉइंट जेवर के बारे में बोला था कि जेवर टोटली डेड इन्वेस्टमेंट होता है। जेवर के साथ साथ जो ब्यूटी पार्लर्स में लेडीज खर्च करती हैं, मैंने देखा है कि एक पार्टी में जाने के 5,000 रुपए वो ब्यूटी पार्लर में खर्च करती हैं। ये नेशनल वेस्टेज तो है ही, साथ में बड़ा शर्मनाक है, गरीबों का अपमान है कि जो गरीब हिंदुस्तान में 25 रुपए एक दिन में नहीं कमा पाता, वो आप 5,000 रुपए की एक लीपापोती करा रहे हैं, कितना गलत है, ये अपमान है। मतलब नेशनल वेस्टेज तो है ही, वो तो एक, चलिए आपने मान लिया कि नेशनल वेस्टेज है, हम करते हैं, लेकिन आप गरीबों का कितना अपमान कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, ईश्वर को नाखुश कर रहे हैं। गरीबों का अपमान ईश्वर का अपमान है, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। जो भी लेडीज इस तरह से एक्स्ट्रावेगेंस करती हैं वो बहुत ही गलत है,
जेवर लेना। और स्त्री को अगर आकर्षक सुंदर दिखना है तो बिलीव मी कि उस सुंदरता का राज जिम में है, एक्सरसाइज में है, कम खाने में है। उल्टा क्या होता है, इसका ठीक उल्टा करना है, ना एक्सरसाइज करनी है, ना खाने को ठीक से करना है, केवल एक लीपा पोती और जेवर पहन के जाना है, टोटली आर्टिफिशियल, टोटली। आप उससे 1/100 पैसे में उससे कहीं ज्यादा सुंदर दिख सकते हैं। अब आपने 20%, 10%, 30%, 20% करके मैंने आपको बता दिया, जो आपने खर्चा किया उसमें से आपने 80% मनी बचा सकते हैं। 80% मनी, अप टू 80% यू कैन सेव। अब जो 80% मनी बची, इसमें से 40% आप बैंक में जमा कर दीजिए। जो 40% बचा उसको बैंक में जमा कर दीजिए। अब जो 40% बचा उसमें क्या करना है, ये तो निगेटिव बातें करिए। पॉजिटिव बात क्या है? पॉजिटिव बात यह है कि इन्वेस्ट करिए एजुकेशन में। एजुकेशन क्या है? वो पढ़ाई लिखाई नहीं, हर वक्त आप पढ़ते हैं, हर वक्त ज्ञान लेते हैं। चाहे आप एक सेमिनार अटेंड करते हैं, चाहे अभी आप अटेंड कर रहे हैं, चाहे आप वर्कशॉप अटेंड करते हैं, चाहे आप कहीं भी जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कुछ सुनते हैं, या यहाँ तक कि आप टीवी पर कोई एक इंग्लिश न्यूज चैनल या डिस्कवरी लगा के देखते हैं, या कंप्यूटर में वो इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया देख करके नॉलेज लेते हैं, तो आप इसमें से 10% या 20% एजुकेशन पे खर्च करिए। जो एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट है वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस आता है आपके पास। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। ये बात नहीं मालूम है। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे हमको 1000 रुपए दे करके कुछ अटेंड करना है, 2000 रुपए दे के अटेंड करना है, तो हम कहते हैं अरे यार कौन 1000 दे, कौन 2000 दे, उतने का फास्ट फूड शाम को आ जाएगा घर में, लेकिन कौन करे यार वो 2000 देने, 1000 देने। बहुत गलत सोच है। अगर आप वो काम कर देंगे तो इट विल बी मल्टीप्लाइड 100 टाइम्स। ये आपको नहीं मालूम है। और कैसे आएगा? तुरंत नहीं आएगा। हैव पेशेंस। ये लौट करके आपके पास फिर आना है। किस फॉर्म में? या तो मनी की फॉर्म में आना है, या मैटर की फॉर्म में आना है, या इंटेलेक्ट की फॉर्म में आना है, या मेकिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी, उस फॉर्म में आना है। और आपको ये मालूम ही नहीं है कि इससे आप सक्सेसफुल होते हैं, इससे आप सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। आप उस तरफ खर्च करते ही नहीं। दूसरा इन्वेस्टमेंट है हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप जहां आपको दिखे कि ये काम करने से हमारी हेल्थ ठीक हो रही, इन्वेस्ट कर दीजिए। चाहे वो जिम हो, चाहे वो कोई इक्विपमेंट हो, चाहे वो कोई जड़ी बूटी खाने की बात हो, कोई न्यूट्रिशनल दवा खाने की बात हो, या कोई खाद्य पदार्थ खाने की बात हो, भले महंगा हो, इसको खाने से ये चीज ठीक हो जाती है, इसको खाने से याददाश्त बढ़ती है। बात बता रहा हूं। इन्वेस्ट हेविली ऑन योर हेल्थ, ऑन योर एजुकेशन। जो हेल्थ पे आप करते हैं वो भी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है। आप हेल्दी हैं तो आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं आगे चल के। और अगर आपने एजुकेशन में किया तो बिलीव मी 100%, 100 टाइम्स वो इन्वेस्टमेंट वापस आता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे कमाते हैं, खर्च करके गरीब होते जाते हैं, रोते रहते हैं। जब हमको कोई प्रोजेक्ट डालना होता है तो हम लोन लेते हैं। बच्चे को विदेश पढ़ाई के लिए भेजना होता है तो लोन लेते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन उसके पहले की इकोनॉमिक्स को हम करेक्ट नहीं करते। जो हमने 80% सेविंग बताई, उसमें जो 40% गई वो एडिशनल गई सेविंग के अलावा। वो पैसे आपके प्रोजेक्ट में काम आ सकते हैं, वो पैसे आपके बच्चे की हायर स्टडीज के लिए काम आ सकते हैं, आपकी हायर स्टडीज के लिए काम आ सकते हैं। मैंने कई बार देखा है कि लोगों को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना है, मान लीजिए मौका मिला, वो अवॉइड कर जाते हैं, घूमने के लिए परिवार को लेके चले जाते हैं। स्ट्रेंज, जबकि उससे उनका 100% रिटर्न है। तो अब आपकी जो प्रायोरिटीज आई कि हेल्थ आई, जिम आया, फूड मटेरियल आया, कौन सा? हेल्दी फूड मटेरियल। ठीक है, हमने देखा है कि वो पिज्जा बर्गर खा लेगा, लेकिन उससे कहो कि ये एक मटेरियल है जिसको खाने से तुम पतले हो जाओगे या तुम्हें बड़ा हेल्दी होती है, तो उसको नहीं खरीदेगा कि यार हम गरीब हैं। ठीक है, एजुकेशन में ये काम करता है। उसी तरह से कोई आपको प्रोजेक्ट ऐसा डालना है जिसमें क्रिएटिविटी है,
इन्वेस्ट करिए क्रिएटिविटी में। तो 3 तरफ इन्वेस्टमेंट करना है, हेल्थ में, एजुकेशन में और क्रिएटिविटी में। आप देखिए सिर्फ 5 साल में यू विल बी ऑन टॉप, आपकी इकोनॉमी विल बी ऑन टॉप। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने समाज में भी अलग दिखेंगे। सब लोग आपको अमीर समझेंगे, सब लोग कहेंगे ये बहुत अमीर है, ये कॉन्फ्रेंस जाता है, ये करता है, ये करता है। सब लोग सोचेंगे कि ये बहुत पढ़ा लिखा और ज्ञानी और बड़ा अमीर आदमी है। होगा नहीं आपके पास ज्यादा, लेकिन पब्लिक में परसेप्शन जाएगा कि, और ये परसेप्शन कन्वर्ट हो जाएगा रियलिटी में। माइंड यू, जो ये परसेप्शन है सोसाइटी में कि आप अलग हैं, ये आप देखेंगे 5 साल में रियलिटी में चेंज हो जाएगा। आप वो कॉमनर नहीं रहेंगे कि उधर जाके मॉल में भीड़ लगा ली, उधर जाके किसी पार्टी में भीड़ लगा ली, शादी में भीड़ लगा ली, यहां कर लिया वहां कर लिया। बिल्कुल कॉमनर वाले आप नहीं रहेंगे, वास्तविकता में आप बढ़ जाएंगे। तो मैं आज मेरा ये बताने का पर्पस था कि हम में से ज्यादातर लोग मनी को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करते, चाहे हम छोटे लेवल के कर्मचारी हो चाहे बड़े लेवल के। लास्ट में एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है ह्यूमैनिटी फंड। ह्यूमैनिटी फंड, इसको याद रखिएगा। अगर आपकी इनकम कम है तो 5% ऑफ योर इनकम, अगर इनकम कम है यानी कि आप 10, 15, 20 हजार वाले हैं तो 5% ऑफ योर इनकम। अगर आप 20,000 से 1 लाख वाले हैं तो 10% ऑफ योर इनकम। और अगर आप 1 लाख से 5 लाख वाले हैं तो 15% ऑफ योर इनकम। और 5 लाख से ऊपर वाले हैं तो 20 या इवन 25% ऑफ योर इनकम। इट शुड बी ह्यूमैनिटी फंड। ये ह्यूमैनिटी फंड क्या होता है? ह्यूमैनिटी फंड ये है कि इस पैसे को आप अलग रख लीजिए और आप जरा सा भी ना सोचिए कि इस पैसे को हमें खर्च करना है। ये पैसा, ईश्वर आपको जो पैसा दे रहा है उसके पीछे ईश्वर का संदेश जानिए कि इसमें से इतना आपको खर्च करना है ह्यूमैनिटी के ऊपर। आपसे इनकम टैक्स लिया जाता है, वो तो दे देते हो बड़े आराम से। कुछ खरीदते हो आप, सेल्स टैक्स भी दे देते हो। जहां मजबूरी है सारी टैक्सेस आप दे देते हो। और ये जो ह्यूमैनिटी टैक्स है ये तो आपकी विल के ऊपर है। तो आप सोचते हो कि यार हम किसी को क्यों दे दें, यार बेकारी को देना है तो हम 5 रुपए 10 रुपए देंगे, और अगर 5 स्टार होटल में वेटर को देना तो यार 100 रुपए से कम क्या दें। तो अजीब सा माइंडसेट होता है लोगों का कि यहाँ पे ये जबरदस्ती हमको ये 100 रुपए फेंकने हैं। कई जगह आप भ्रष्टाचार बढ़ाते हो, आप पैसा फेंकते हो, और जहां जरूरतमंद है वहां कुछ नहीं करते हो। तो आप किसी भी बेटी की शिक्षा के लिए, कहीं भी आपको गरीब बेटी दिख जाए उसकी शिक्षा के लिए, किसी जरूरतमंद की शिक्षा या स्वास्थ्य या इलाज के लिए, या कहीं भी आपको ह्यूमैनिटी का कॉज कि आपके सड़क पे कोई जीव मर रहा है, गाय मर रही है, कुत्ता मर रहा है, उनको भोजन नहीं है, कोई गरीब व्यक्ति भूखा मर रहा है या जीव भूखा मर रहा है, इक्वल इंपॉर्टेंस है दोनों की। इसके लिए अगर आपकी इनकम कम है तो 5%, ज्यादा है तो 10% मनी एकदम अलग होनी चाहिए। इस मनी का उपयोग मंदिरों या धर्म स्थलों के लिए नहीं होना चाहिए। आप अगर आप ये कहें कि ये जो ह्यूमैनिटी फंड है मैं जाके प्रसाद चढ़ाता हूं, तो प्रसाद तो आप 1 किलो महंगी मिठाई लेते हो, आधा लड्डू चढ़ा देते हो भगवान, बाकी खुद खा जाते हो। आप अगर आप ये करते हो तो आप करो, अपनी शांति के लिए करते हो तो आप करो, लेकिन वो इस ह्यूमैनिटी फंड में काउंट नहीं होगा। और ह्यूमैनिटी फंड जो आप सफरिंग्स के लिए करते हैं, सर्विस के लिए करते हैं, इस फंड से ईश्वर को आप खुश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा ना करके आप भगवान को नाराज करते हो, वो दुखों का कारण बनता है आगे चलकर। और अगर जब ये फंड आप खर्च करते हो तो आप ईश्वर को खुश करते हो, मानवता को खुश करते हो, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो, अपने को खुश करते हो, और आगे चल के सब बढ़िया होता है। ये आप अच्छे बीज बोते हो, गुड क्वालिटी सीड्स आप बोते हो। तो इसका ध्यान रखना कि ह्यूमैनिटी फंड केवल फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं है। आप नहीं करते हो तो ईश्वर को नाराज करते हो, और करते हो तो ईश्वर बहुत खुश होते हैं, आपका हमेशा अच्छा होता है। ऐसा होता ही नहीं है कि अच्छा ना हो। पेशेंस रखिए। अक्सर क्या होता है कि आपने कुछ किया,
नेक्स्ट डे कुछ गड़बड़ हो गया तो आप कहते हो अरे यार इतना सब किया, कुछ होता तो है नहीं, ऐसा फर्जी बात है, ऐसा नहीं। पेशेंस रखिए, देखिए कैसे नहीं होगा। तो आई थिंक आई एम क्लियर कि मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो जिससे आप देखने में भी अमीर लगे, मानवता के लिए भी काम करें और खुश भी रहें। थैंक यू वेरी मच।